बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नए अंदाज के साथ मेरा एक कुलीग है, एक कुलीग नसीर, जिसका ताल्लुक मेरे अपने गांव से मानकी से। इन्होंने बैचलर और मास्टर यूटी पेशावर से किया हुआ है, और इसके अलावा अभी जो है जो पीएचडी है वो भी कर रहा है इटली से। तो नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और इसके अलावा यानी जो स्टूडेंट्स थे उसमें यानी मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे थे कि यानी चॉइस हमारी यानी पीएचडी के लिए या बैचलर के लिए या डिफरेंट यानी यूरोप के हवाले से कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। यानी एक स्टूडेंट कैसे अप्लाई करेगा, वो यूनिवर्सिटी के हवाले यानी यूनिवर्सिटी पर पोर्टल पर करेगा या कोई वेबसाइट होगा। तो वो आप हमें गाइड करें नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। अच्छा, हमारा जो ये सेशन है तो ये स्पेसिफिकली इटली के हवाले से चल रहा है। तो आपने जो क्वेश्चन किए है रिक्वायरमेंट्स और एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करता हूँ कि पीएचडी से स्टार्ट लूँ, क्योंकि अभी जो सेशन है तो पीएचडी एडमिशन का चल रहा है। तो अच्छा नसीर साहब, जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी यानी मतलब बैचलर और मास्टर का वो एडमिशन क्लोज हुए या क्या? हाँ बिल्कुल, जिस तरह सारे वर्ल्ड में सेशन सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बैचलर और मास्टर के जो सेशन है 2023 के वो सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, और पीएचडी के अभी एडमिशन चल रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले पीएचडी पे आ जाऊँ, उसके बाद हम बैचलर और मास्टर को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इटली में पीएचडी का ये सीन है कि एक रेगुलर कॉल होता है, जो नॉर्मली जुलाई जून में ये कॉल्स आते हैं, ठीक है। और फिर अगस्त तक इनके डेडलाइन होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं कि इनका डेडलाइन 10 सितंबर तक भी चला जाता है। ये हमारे पास रेगुलर कॉल है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं स्टूडेंट के, तो इसके बाद एक दूसरा कॉल डायरेक्ट आ जाता है, उसको हम एडिशनल कॉल कहते हैं, ठीक है। और फिर उनका प्रोसेस सितंबर से स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर नवंबर तक, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक ये चल सकता है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट कॉल में जो रेगुलर कॉल होता है उनकी एडमिशन हो जाती है, तो उनके नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्टूडेंट हमारे पास एडिशनल कॉल में हो जाते हैं उनके क्लासेस जो है जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अब ये है कि दोनों को प्रोसेस सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, बस एडिशनल कॉल ये होता है कि उसमें मतलब जो पोजीशन रह जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो फिल करने के लिए फिर वो कॉल अनाउंस हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स ये है, यू मीन टू से लाइक एक साल में यानी मतलब 2 इनटेक होती है इटली में, यानी 2 कॉल होती है स्टूडेंट्स के लिए फॉर पीएचडी। एग्जैक्टली, पहला रेगुलर कॉल और फिर एडिशनल कॉल। रिक्वायरमेंट सबके सेम है, जिस तरह सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे पास। डिग्री होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आपके एमएस के थीसिस हैं वो भी ये मांगते हैं। अगर एमएस के थीसिस नहीं मांगते, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे एमएस थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट्स मांगते हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिसर्च प्रपोजल। सारे पीएचडीज जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडीज होते हैं। आप जो भी कॉल देखेंगे उसमें मेंशन होगा कि ये पीएचडी इस टॉपिक पर है, तो सब ने उसी टॉपिक के लिए एक प्रपोजल लिखना होता है। और फिर जो एवोल्यूएशन होता है वो मोस्टली, अगर आप जो भी कॉल चेक कर ले, जो भी यूनिवर्सिटीज़ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसमें वो आपको टॉपिक्स देते हैं कि इन पर आपने प्रपोजल लिखना है, और उनमें से मैक्सिमम मार्क्स, लेट्स सपोज 60 मार्क्स फर्स्ट एवोल्यूएशन, टोटल 100 मार्क्स होते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, और 60 फर्स्ट एवोल्यूएशन के लिए होते हैं, 40 इंटरव्यूज के लिए होते हैं। ठीक हो गया, ठीक। तो उस 60 में 30 मार्क्स जो है वो आपके रिसर्च प्रपोजल के होते हैं। सही हो गया। ये 60 में 30 वो रिसर्च प्रपोजल के हो गए, जो रिमेनिंग 30 है वो सर फिर किस चीज के? वो आपके जो क्वालिफिकेशन है ना, बैचलर मास्टर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब जो क्वालिफिकेशन आपकी है वही। ओनली क्वालिफिकेशन बैचलर एंड मास्टर।
ओके। इनमें ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, और ठीक। कुछ में साइंटिफिक रिसर्च के 5 मार्क्स हो सकते हैं। तो अगर ओके। आपके मतलब रिसर्च पेपर्स हैं तो उनके 5 मार्क्स से फिर वो उस तरह डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ठीक हो गया। रिसर्च प्रपोजल पर ये ज़्यादातर फोकस करते हैं। अच्छा, अब रिसर्च प्रपोजल कैसे आप लिखते हैं, तो वो भी बहुत आसान कर दिया है उन्होंने। हर एक यूनिवर्सिटी ने अपने कॉल के साथ रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट दिया होता है सही हो गया। कि आपने पहले मतलब लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, फिर आप इंट्रोडक्शन पे आते हैं, फिर आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर आपकी मेथोडोलॉजी होती है, फिर इस यानी तरह वो कंक्लूजन। स्पेसिफिक टेम्पलेट हमने या स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से करना है। बिल्कुल उसी के और हर एक हिसाब यूनिवर्सिटी का अपना-अपना स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक से हर टेम्पलेट होता है। यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक होता है। और ठीक। इनकी बेस्ट सारे इटालियन यूनिवर्सिटीज की एक बेस्ट पॉइंट ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स एक यूनिवर्सिटी के हैं वो सब यूनिवर्सिटीज के हैं, सही। रिक्वायरमेंट्स इज सेम। ओके, रिक्वायरमेंट सेम है सारी यूनिवर्सिटीज़ के। सारे यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट सेम है। अच्छा, अब इंटरव्यूज पर आते हैं। 60 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गई, या 30 क्वालिफिकेशन के हो गए, 30 आपके रिसर्च प्रपोजल के होते हैं। ठीक। अब जो 40 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, तो उसमें आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक। और उसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने उन्हें अपना पासपोर्ट दिखा के अपना इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में करना है कि वो तो सब कुछ जानते हैं, फिर हाँ, हाँ, आपका सही, नेम, सही। आप कहाँ से हैं और आपकी रिसर्च बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद आपको कह रहे हैं वो कि चले अब अपना रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेन कर ले। अच्छा सर। इंटरव्यू टोटली बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोज़ल ओके सर, ओके। और जो क्वेश्चन होते हैं एट द एंड, 2 या 3 क्वेश्चन, हुँ, वो हुँ। ये नहीं है कि लेट सपोज आपकी बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश, जो भी है उसमें ये नहीं है कि आपसे पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल करते हैं, नहीं। आपकी जो रिसर्च प्रपोजल आपने डिस्कस की, उन्हीं रिसर्च प्रपोजल से वही क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा आपकी मेथोडोलॉजी है, ये कैसे अच्छा। आप करोगे। अच्छा, आप कोई चीज मतलब हार्डवेयर बनाना चाहते हैं, फैब्रिकेशन मेथड्स क्या है, कैसे हुँ, हुँ। करोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ज्यादा स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ कि ये रिसर्च प्रपोजल जो है रेलेवेंट जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसी के हवाले से क्वेश्चन होंगे। उसी के हवाले से क्वेश्चन होंगे। और इसमें ठीक। ये मैं ये भी ऐड करता हूँ कि यू बेटर यूज द चैट जीपीटी व्हाइल प्रिपेयरिंग योर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च सारे ओके, लोग ओके। करते हैं, तो या ये सारे लोग अब आजकल तो सारे लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपको एक हैंड्स दे रहा हूँ ना। सारे आजकल लगे हुए हैं, अपने थीसिस लिख रहे हैं चैट जीपीटी पे, रिसर्च पेपर चैट जीपीटी पे या लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो या रिसर्च प्रपोजल आप वहां से उसी टॉपिक पे लिख कर दे, और उनको आप बार बार ट्राई करके वो बेटर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, ठीक हो गया। सर अब ये तो स्टेप हो गया यानी मतलब इंटरव्यू का और ये रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करने का 60-40 मार्क्स। अब नेक्स्ट स्टेप फिर यानी मतलब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर नेक्स्ट? इसके बाद देखिए, लेट्स सपोज 10 सितंबर डेडलाइन है अप्लाई करने का, तो काल में लिखा होता है कि आपकी जो एवोल्यूएशन की रिजल्ट है वो लेट्स सपोज 25 सितंबर है, ठीक है। हुँ, हुँ। 25 सितंबर पे आपकी एवोल्यूएशन की लिस्ट लग जाएगी कि आपकी जो फर्स्ट एवोल्यूएशन है यानी वो 60 मार्क्स में आपके इतने मार्क्स हैं। फिर वहाँ काल में ही आपको लिंक दिया जाता है, या काल में अगर नहीं है तो स्टूडेंट ने खुद यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाना होता है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ईमेल नहीं करते आपको, सही, डेट सही। आपने याद रखनी है, और फिर आपने उसी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाके उधर उन्होंने लिंक दिया होगा कि इसी टाइम इसी डेट पर इंटरव्यूज होंगे। फिर अच्छा, इंटरव्यूज हो जाती है, और फिर एक फाइनल लिस्ट लग जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट के अच्छा जी। वेबसाइट। लिस्ट लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यानी मतलब जो डिपार्टमेंट है उसपे लग जाता है। फाइनल लिस्ट लग गया। ठीक। अब उसके बाद आपका लेट सपोज मैं कहता हूं कि आप विद इन द लिस्ट सेलेक्ट हुए हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। हुँ, उसके हुँ। बाद आपने वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो जी। आपकी जो एडमिशन लेटर्स हैं वो आपको एडमिशन लेटर दे देंगे, ठीक है।
और फिर आपने इटली की जो एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटाले, उसी पे जाके आपने अपना एडमिशन लेटर और बाकी जो आपके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, डिग्री हो गया है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे वो हाँ आपने अपलोड करनी है वो उसके साथ। अपलोड करके तो वो एक समरी जनरेट करते हैं और वो समरी आपके एम्बेसी को आ जाती है। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, और फिर अच्छा। एम्बेसी को फिर आपने वही सारे डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी का चेकलिस्ट है उसको चेक करके आपने अपॉइंटमेंट लेके जाना है और वीजा अप्लाई करना है। ठीक, ठीक सर। और फिर यानी मतलब जब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और ये कितना टाइम लगता है इसके अच्छा, हवाले से आप? मैं डिपेंड करता है, वेरी होता है। हुँ, हुँ। इसमें बाज़ यूनिवर्सिटी को डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू चाहिए होता है, जिसे हम डीओवी बोलते हैं। डीओवी सही। एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको एम्बेसी देता है कि आपकी जो मास्टर की एजुकेशन है, 18 इयर्स एजुकेशन, वो इटली के मास्टर के इक्विवेलेंट है। दिस इज कॉल्ड डीओवी। सही, तो सही हो गया। अगर आपकी यूनिवर्सिटी को डीओवी चाहिए तो आपकी जो वीज़ा है वो ज़्यादा टाइम ले सकता है। लेट्स सपोज वेरी करता है, मैं कहता हूँ कि 40 डेज से लेकर 60 डेज तक विद डीओवी, और ओके, विदाउट ओके। डीओवी जो है सर तो वो 20 से 30 डेज ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा सर। अब सर यानी अब एक स्टूडेंट है उसका वीज़ा लग गया। फिर यानी फर्दर उधर अकोमोडेशन का क्या सीन होता है? उधर पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन होता है? उस पर ज़रा सर आप रोशनी डालें कि वो स्टूडेंट्स के लिए क्या मुश्किलात हो सकती है या क्या किस तरीके से वो अवेल करेगा ये? अच्छा, तो हम अभी पीएचडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, पीजी का अच्छा। तो एक स्टूडेंट को लेट्स सपोज वीज़ा और मिला आप है। पीएचडी में सर पीएचडी में ये भी बता दें कि अगर कोई किसी को स्कॉलरशिप यानी ऑफर होती है या स्कॉलरशिप चांसेस कितने, उस पर भी ज़रा सर आप रोशनी डालें, वो भी कर दीजिए। अच्छा, तो पीएचडी जो है ये सारे जो है मेनली वो स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी है। सही और हो गया। मिनिमम मिनिमम जो है हेयर इन इटली 1200 यूरोस आपको मिलते हैं। सही है सर। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में 1400 1500 भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 1200 है। सही हो गया सर। फिर यहाँ पे आप आके आपने बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सीनियर है जो आपको गाइड करते हैं और उसकी कोई टेंशन नहीं होती। आप हुँ। एकोमोडेशन जब आपकी वीज़ा लग जाता है तो आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस पे आप सर्च करते हैं और फेसबुक एकोमोडेशन में ना सोशल मीडिया फेसबुक। यूनिवर्सिटी के करीब आप एकोमोडेशन ढूँढ लेते हैं। अगर नहीं ढूँढ सकते तो आपको कोई फ्रेंड या सीनियर एडजस्ट भी कर सकता है 1 हफ्ते के लिए, ठीक है? ठीक है लेकिन सर। एकोमोडेशन लेना कोई मतलब इतनी मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल में। सही है सर। अच्छा सर ये यानी मतलब अकोमोडेशन हो गया फिर यानी पार्ट टाइम जॉब के हवाले से क्या यानी पार्ट जॉब टाइम जॉब मत बिल्कुल है। और हम कितना कर सकता है बंदा यानी स्टूडेंट वीकली कितना कर सकता है पीएचडी स्टूडेंट? अच्छा, यहाँ तो वही बात है ना कि 20 आवर्स आपको अलाउड है। सही है सर। लेकिन आप बाउंडेड नहीं है। आप अगर है हिम्मत तो 20 आवर्स विद इन ए डे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोस्टली जो पीएचडी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आकर जो उनको स्टिपेंड मिलता है, तो हुँ, एकोमोडेशन की रेंज में अगर बताऊं तो एक रूम में अगर आप सिंगल रूम लेते हैं 1 बेड तो मैक्सिमम 300 तक जा सकते हैं आप, ठीक है। 300 यूरो तक आ सकता है, ठीक। हाँ, फिर आपकी जो फूड है तो फूड एक्सपेंसेस हाँ, फूड फूड एक्सपेंसेस, अगर पता नहीं आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाए ना तो आप हुँ, हुँ। 200 को सरपास नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते, अच्छा सही हो गया, सही। यानी ठीक है। ये जितने भी एक्सपेंसेस है इसके बाद ट्रैवल हो गया, मोबाइल हो गया, सिम या डेटा वगैरह जितने भी हो गया, वो एवरीथिंग 500 से एवरीथिंग ऊपर आप ऊपर अच्छे मुझ से के लेके वो अच्छे चला खाने जाए। खाए ना, अच्छे से अच्छे खाने विद इन 200 आ जाएंगे उसके। सही, 300 सही हो एकोमोडेशन 200, ये तो आपको मतलब बहुत सारे उसमें बचत हो सकता है। सही हो गया और सर। काम आपको मिलता है अगर आप इंटरेस्टेड है। वो अगर हम मास्टर और बैचलर की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली उसमें हम वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, उसमें प्लेसमेंट करेंगे। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन पोस्ट स्टडी चांसेस कितने हैं? यानी मतलब जब बंदा पीएचडी उधर कर दे, उधर सेटलमेंट का क्या सीन होता है या कोई दूसरे कंट्री को मूव करना चाहता है या उसी कंट्री में बंदा सेटल होना चाहे, वो ज़रा एक्सप्लेन करें सर। अच्छा, पीएचडी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 3 इयर्स है, ठीक है।
तो पीएचडी में जो आपको स्टिपेंड मिलता है उससे ऑलरेडी आपकी जो टैक्सेस है वो कट हो रहे हैं, ठीक है। सही। तो मोस्टली स्टूडेंट की 3 इयर्स में वो पीएचडी कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी का स्टिपेंड है वो 3 इयर्स के बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक हो गया। फिर ये एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं 1 ईयर। यहाँ पर एक जो टैक्स कलेक्शन की इदारा है, इन्फ्स हम बोलते हैं उनको, तो आपसे जितना उन्होंने टैक्स काटा है वो 1 ईयर तक आपको दोबारा जितना, लेट सपोज 1000 यूरोज, 1100, 900 यूरोज 1 ईयर तक ठीक। वो आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद पोस्ट डॉक के बहुत सारे चांसेस है। आप इटली में ही रह सकते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट के लिए ये एक रिकमेंडेशन है कि लैंग्वेज पर फोकस करें यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत अच्छा, सारे opportunities हैं यानी यहाँ। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है इधर के, मतलब स्टूडेंट्स जो है ना, आप प्रेफर करेंगे कि भाई पाकिस्तान से या इंडिया से या नेपाल से वो स्टूडेंट्स यानी उधर लैंग्वेज लर्न करे, उधर लैंग्वेज सीख के फिर आ जाए इटली, इटाली। यस यस, लेकिन आप अगर यहाँ पर 3 साल रहते हैं ना, हम्म। और आप यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो लैंग्वेज आई थिंक वेरी इजी, आप सीख जाएंगे, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक हो गया सर। ठीक है सर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर। बहुत 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 मेहरबानी। आई थिंक हम नेक्स्ट सेशन में मास्टर और बैचलर रखते मास्टर, हैं। हाँ, बैचलर और मास्टर बिल्कुल रह गया सर इंशाल्लाह। तो काफी यानी मतलब स्टूडेंट ने बिल्कुल मैसेज भेजे, और इवन एक स्टूडेंट है हमारा अपना स्टूडेंट है, उन्होंने भी बैचलर के हवाले से पूछा है। तो चले इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो सर लाजमी, जिस तरह आज टाइम दिया है इस तरह नेक्स्ट भी हमें टाइम दे दे, तो फिर इंशाल्लाह वो बैचलर और मास्टर वो हम एक्सप्लेन करेंगे सर। इंशाल्लाह, जरूर हाँ इंशाल्लाह। जरूर। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम।